बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉबिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली शेर। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं और उस स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी। यानी मेरी आज की स्टोरी टेलिंग ये है तैयबा गुल वीडियो केस। कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कायम मकाम चेयरमैन ज़ाहिर शाह और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को तलब किया था और आज वो पीएसी में पेश भी हो गए। आज दिन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम जो थे यानी नैब लाहौर के डीजी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो पीएसी है उनका जो लीगल मौक़िफ़ था कि जो पीएसी है उसको जो जिनसी हरासगी या हरासगी वगैरह के मामलात जो है वो देखने का इख्तियार नहीं है। ये उनका बुनियादी पॉइंट था और इससे उनको रोका जाए और वो इनके वारंट जारी करना चाहती है। कायम मकाम चेयरमैन नैब के ने भी एक दरख्वास्त दी थी चूँकि वहाँ उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था और उनकी दरख्वास्त पे कुछ एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, तो वो अभी दूर नहीं हुए थे, इस वजह से उनका केस नहीं लगा। आज शहजाद सलीम के हवाले से किसी भी एक्शन से पीएसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया लेकिन कार्रवाई से नहीं रोका। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ। दोनों हजरात जो थे उनके बारे में पीएसी का कल का स्टैंडिंग आर्डर ये था कि अगर ये पीएसी में आज ना आए तो इनको पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार करके लाया जाएगा। और कल में ये बात भी की गई थी कि ये जो लोग जवाब नहीं देंगे उनको आइन शिकनी की सज़ा दी जा सकती है आर्टिकल 6 की। वो और बात है कि अरकान की राय के बाद, अरकान के ज़ोर देने के बाद चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान उस बात से पीछे हट गए क्योंकि मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था कि इस तरह के छोटे छोटे मामलात पे आर्टिकल 6 लगाना जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मजाक बन जाएगा, तो उसकी वजह से वो पीछे हट गए। वो अगली बात हुई। आज जब मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम पेश हुए पीएसी में और कायम मकाम चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह पेश हुए तो उन्होंने कहा कि हमें पीएसी में पेश होने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन हमें लीगल पॉइंट को क्लियर करना था अदालतों के ज़रिए कि जब नैब ला जो है वो हमें अपने एसेट्स जो है वो देने के लिए लाजम नहीं करता, यानी देंगे लेकिन हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे देंगे एक, और दूसरा किसी हरासगी का मामला जो है ये कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है कि इसको यहाँ पीएसी में ज़ेर बहस लाया जाए। पीएसी वालों का मौक़िफ़ ये है कि ये फाइनेंशियल मैटर या फाइनेंशियल करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है जिसकी वजह से तैयबा गुल की मुबैना तौर पे जिनसी हरासगी हुई और उसकी वजह से ये हम केस को जोड़ सकते हैं और हम इस पर पब्लिक पटिशन के तौर पे ये बात सुन सकते हैं क्योंकि तैयबा गुल ने यह दरख्वास्त की थी। अब आ जाते हैं मेजर शहजाद सलीम ने क्या कहा। शहजाद सलीम ने यह कहा कि जी आप तो ये कह रहे हैं कि उस खातून के साथ ज़्यादती हुई, उस खातून को हरासा किया गया, लेकिन आपने दूसरा मौक़िफ़ सुने बगैर उस खातून को सुना जिसके ख़िलाफ़ 40 FIRs हैं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, वहाँ जो पीएसी है उसमें भी बोले और उसमें ये बात कही कि एक जो धंधे के ज़रिए पैसा कमाने वाली औरत है आपने उस पर एतमाद किया, उसको बुलाया और ज़्यादती की और सारी बातें सुनी, लेकिन फैक्चुअल बात यह है, कोर्ट का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि कोर्ट के अंदर उसने तहरीरी बयान दिया हुआ है कि मेरे साथ किसी ने कोई ज़्यादती नहीं की, यही वजह है कि मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहती। ये शहजाद सलीम ने कहा कि ये रिकॉर्ड हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पेश कर सकते हैं। तो एक तो बात ये हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि सच्ची बात यह है कि इस मुल्क में अब जो है जिनसी हरासगी का अगर मामले की बात करें तो मर्द ज़्यादा हरासा हो रहे हैं, औरतें कम हरासा हो रही हैं। औरत जिस पे इल्ज़ाम लगा देती है उसके बाद वो मर्द सफाइयाँ देता फिरता है। उसने कहा मेरे साथ क्या हरासगी नहीं हुई है कि जब मेरे पे एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया गया और मेरे घर वाली जो ख़वातीन हैं, मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, माँ हैं, बाकी सब लोग हैं, मैं उनका सामना कैसे करूं? मुझे क्यों हरासा किया गया? मैं उनको कैसे फेस करूं जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बात भी गलत है कि नैब की जो जेल थी उसके अंदर जो है वो कैमरे लगाए गए हुए थे, उसके बाथरूम्स में भी कैमरे लगे हुए थे, इसका एक विज़िट भी करवाया गया था वगैरह। तो काफ़ी डिटेल में बात होने के बाद आगे जाके कुछ कूल डाउन हुई पीएसी और उन्होंने ये भी कहा कि हम आप सबका एहतसाब करते थे, हम आपका एहतसाब करेंगे, और वो सारा कुछ करके एंड उसका रिजल्ट ये निकला कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल तैयबा वीडियो स्कैंडल जो केस है उस पर और ज़ाहिर शाह और शहजाद सलीम और जो बाकी डीजीज़ हैं उनको 11 तारीख को पीएसी में बुलाया गया है। तो इस लिहाज से अभी ये 11 तारीख को आगे ये केस बढ़ेगा और इसका मनतकी अंजाम कहाँ जाता है, क्या होता है, इस बैकग्राउंडर को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे सीनियर साथी
हमारे सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं और जो लॉ पॉइंट्स हैं उन पे खसूसी तौर पे एक एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं जहांजेब अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, ये पार्लिमान और ये अदालत, इनमें ये केस घूमता रहा है या इस लिहाज से फिर नैब क्या कहेंगे, ये जो कोई 2 दिन की समाअत के पे आप क्या समझते हैं, नतीजा क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर बड़े मशहूर हैं, सर का पाँव ये उनके हरकत हैं, और ये सिर्फ आज का वाक़या नहीं है। आपको याद होगा ये कहा जा रहा है कि जो इफ्तिखार चौधरी साहब का केस था वो भी सुना है कि एक वीडियो दिखा के उनको कहा गया था कि आप उसको सुनिए। फिर इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि कोई इस तरह की वीडियोस अब भी उन हलकों के पास मौजूद हैं कि वो जब चाहते हैं माजी में वो इस्तेमाल करते रहे। कभी लापता अफराद कमीशन की सरबराही के मामले के ऊपर, कभी हैदराबाद कमीशन की सूरत में। तो ये इस तरह के लोग उनके लिए बड़े आइडियलाइज होते हैं, वो बड़े मौजू होते हैं, क्योंकि इंक्वायरीज़ करवाई जाती हैं और फिर उनकी रिपोर्ट पब्लिक करना मकसद नहीं होता। क्योंकि मकसद सिर्फ ये होता है कि जो उस वक्त मौजूद दबाव है उसको किसी तरीके से रिलीज़ किया जाए, कम किया जाए। उसामा बिन लादेन का जो वाक़या हुआ उसमें भी एग्जैक्टली यही हुआ। ये लापता अफराद कमीशन का, जी लापता अफराद कमीशन का, तो ये सब में जो है ये इसी तरह के लोग ही मौजू होते हैं और वो बड़े ही जो है वो कारामद साबित होते हैं। भाई साहब, आप एक चीज़ टच करते हुए गुजर गए हैं, मैं चाहता हूँ अब जो हमारे देखने वाले हैं वो इबहाम का शिकार हो जाएंगे और उनके जहन में सवालात आएंगे, ये आपने क्या बात कही है? मैं नहीं समझ पाया कि वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को वीडियो दिखाई गई। असल में हुआ क्या ये था कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब की माजूल कर दिया गया था और फिर वो जब सारा मामला दोबारा चला तो उस वक्त बेंच कौन हेड करेगा और कौन इस तमाम प्रोसीडिंग को देखेगा, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि कोई वीडियो जो इनको जो है वो दिखाई गई। किनको? जस्टिस उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट की जज थी जावेद इकबाल साहब। नहीं, जावेद इकबाल साहब तो उनके साथ घर बैठ गए थे, फिर बाद में वो उनको चेयरमैन प्रेस काउंसिल बना दिया गया था और उन्होंने कहा था कि मैं जज हूँ, मैं रेडी तो नहीं लगा सकता। नहीं, इस तरह का उन्होंने तो पीसीओ हल्फ किया था। जुडिशल काउंसिल में कहीं बैठे हैं वो, और या ओपन प्रोसीडिंग थी उसमें कहीं वो बैठे हैं और उस केस को उन्होंने देखा है। अब जो प्रोसेस ये है कि यहाँ पे क्या होगा, तो पीएससी का जो जहाँ तक मामला है, तो पीएससी का मामला इसकी राइट टू अपील अब जैसे बात है हाई कोर्ट पे भी हो सकती है। अब ये मामला हाई कोर्ट में चलेगा, वहाँ से होकर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, तो ये 2-3 फोरम्स अपील के तो उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात इस तमाम तरह सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि वो बात जो वक्त पे होनी चाहिए वो नहीं की। यानी यही सब कुछ जब ये स्कैंडल आया था 2017 में, जी 2017 में, जब आपको याद है ये न्यूज़ 1 की खबर थी और उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक दरख्वास्त भी आई और उस दरख्वास्त में भी ये मुतालबा किया गया कि इस मामले के ऊपर एक इंक्वायरी करवाई। उससे क्योंकि आपको पता है जिस तरह से एक जज को ओहदे से हटाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से चेयरमैन नैब को भी हटाने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल शायद 209 है, उसके तहत एक जज को एक चेयरमैन नैब को हटाने का प्रोसेस भी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, वहाँ पे पिटीशन रही, बड़ा अरसा पिटीशन पेंडिंग रही और वो उसके ऊपर आज तक जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे ख्याल में अभी वो पेंडिंग होगी। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो अगर बर वक्त इनके ऊपर अगर कार्रवाई अगर नहीं होती फिर उससे नुकसान होता है। अभी हम देख रहे हैं, अब ये पता नहीं मामला कब तक कंक्लूड होगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, मैंने कुछ 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये इस तरह की इतलात हैं कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब बाहर जाना चाहते हैं और शायद उनके कोई अजीज़ हैं जो कि बैरून मुल्क हैं और वो ये जवाज़ पेश कर रहे हैं जी कि मैं बीमार हूँ या वो बीमार हैं जो बाहर हैं, तो मुझे परमिशन दी जाए बाहर जाने की। तो एक दफ़ा वो बाहर, उनका नाम कोई एक दफ़ा दुरुस्त बात, लेकिन अगर वो बाहर चलेगी फिर वापस कैसे आएगी? नहीं तो जाने को तो क्या, परवेज़ मुशर्रफ चला गया, नवाज शरीफ चला गया, बात है, वो हुसैन हक्कानी चला गया, तो फिर क्या हुआ? दुरुस्त बात है, लेकिन अगर वाकई में इदारे अगर संजीदा हैं तो मेरे ख्याल में जो ECL का ऑप्शन है उस पर भी गौर किया जा सकता है। नहीं, लेकिन एक बात दिलचस्प है इस केस में, जैसे यहाँ जो है वो इस ताकतवर को या इस तरह से वो इंसाफ नहीं मिला या वो सारी सिचुएशन हुई, तो इसी तरह से वो आपको 45 साल वाली भी एक खबर आपने देखी होगी, बंदा मर चुका है ओवरसीज़ और अभी 45 साल बाद जो है वो इंसाफ मिला है, तो इक्वलिटी तो फिर ऐसे ही है ना। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे क्रिमिनल केसेस सुने हैं
जिसमें आसिफ सईद खोसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस होते थे और वो कहते थे कि हम जी ये इस मुलजिम को बाइज्जत बरी करते हैं। वो जब जजमेंट मुतलका जेल में पहुंचा तो उन्होंने कहा ये बंदा तो 8 साल पहले या 4 साल पहले तिबई मौत मर चुका है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपको लगता है कि मुझे तो आज का जो पीएससी का मोड़ नज़र आया ना, वो ऐसे ही लगा है कि बस अब ये बैलेंस हो के बस मिट्टी शिट्टी रह जाएगी। दुरुस्त बात है। और सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे विक्टिम लोग हैं जो मुतासिर होते हैं उनको थोड़ा बहुत कानून की भी समझ नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जब उनके साथ ये वाक़या हुआ, अगर वो मुतसिर में चली जाती तो वो शायद बड़ा एक्टिव फोरम होता। चलो देखते हैं। लेकिन बुनियादी बात जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि उनको कानून का इल्म नहीं होता, यहाँ जो कानून दान हैं जिनको पता है, बड़े बड़े महान लोग रखे हुए होते हैं, उनको कानून का पता नहीं होता तो पाकिस्तान के आम आदमी को कहाँ पता होगा। जहाँ साइन करने वाले को तालीम याफ्ता समझ लिया जाए तो वहाँ पे उनको कानून का क्या पता होगा। लेकिन जो भी है, बहरहाल ये चीज़ एक पूरी एक स्टोरी है और अब ये और आगे चलेगी और हम आपको इससे मुस्तकिल आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि अब 11 तारीख को उससे पहले और बाद में क्या कुछ होगा फिर आपको बताएंगे कि अब तैयबा गुल केस जो है वो कहाँ पहुँचा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।